नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिल्ली की सियासत का पारा अब धीरे धीरे चढ़ने लगा है। वैसे ठंड पड़ रही है, लेकिन सियासी पारा इतना गर्म है कि आपको सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। और इस वक्त दिल्ली के अंदर गर्मी का एहसास करा रहे हैं पूर्वांचली वोटर। अब दिल्ली के चुनाव में केंद्र में आ गए हैं पूर्वांचली वोटर और सबकी निगाहें इन्हीं के ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पूर्वांचल के मान सम्मान और अपमान से जोड़ के देखना शुरू कर दिया है। धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। हुआ यूं कि कल अरविंद केजरीवाल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर गए थे, वहां पहुंचे और उन्होंने वोट बढ़वाने को लेकर और कटवाने को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग की और प्रेस के कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार झारखंड से उत्तर प्रदेश बिहार से बाहर से लोगों को लाकर, पूर्वांचल के लोगों को लाकर इसमें जोड़ रहे हैं। बीजेपी ने वही लपक लिया और उसके बाद एक सियासत शुरू हो गई। ये सब क्या है, आइए इसी पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले एक नजर इस रिपोर्ट पे हमारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा के बाद सियासी पारा हाई है। हर राजनीतिक दल लोगों को अपनी तरफ करने का भरसक प्रयास करने में जुट गए हैं। उधर चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों से तय सीमा के अंदर सभी प्रक्रियाओं को पूरी करने की अपील भी की है। अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संतोष ओझा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। अशोक रोड से प्रदर्शनकारियों ने पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाला। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी फिरोज शाह रोड स्थित केजरीवाल के आवास की ओर बढ़ रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने पानी की बौछार की। कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उन्हें पूर्वांचलियों का दुश्मन बताया है। प्रदर्शनकारियों ने केजरीवाल पर यूपी बिहार के लोगों का बार बार अपमान करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पूर्वांचली समाज दिल्ली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमारे पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि केजरीवाल जानबूझकर कुछ विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं के घर बड़ी संख्या में ऐसे वोट बनवा रहे हैं जो दिल्ली में नहीं रहते। वो अचानक वोट वाले दिन वोट डालने जाएंगे और इसी को लेकर आज हमने चुनाव आयोग से समय मांगा है और समय मिलते ही शिकायत करने जाएंगे। दिल्ली तो ये रिपोर्ट है हमारी। अब केंद्र में पूर्वांचल वोटर है। अब पूर्वांचली वोटर किसकी तरफ जाएगा, इसी पर सभी की निगाह है। भारतीय जनता पार्टी अपनी जुगत लगा रही है कि उनके पास आ जाए, वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है और आम आदमी पार्टी तो खैर कर ही रही है। तीन खास मेहमान इस चर्चा में मेरे साथ। भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा और आम आदमी पार्टी से चिराग, कांग्रेस से संजीव। आप तीनों का स्वागत है। खेमचंद शर्मा, आप धरना दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने तो कह दिया कि भैया एक टेंट लगा लो और बैनर बदल लो, प्रदर्शन करते रहो। क्या पूर्वांचल वोटर ही डिसाइड करेगा दिल्ली की हार और जीत का फैसला? खेमचंद शर्मा, इसीलिए इतनी कवायद, इतनी जद्दोजहद? नहीं, हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मान सम्मान की बात है। केजरीवाल जी पहले भी अपमान करते रहे। पहले कहते थे कि 500 रुपए की टिकट लेके आते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं और यहाँ पे 4-5 लाख का बजट बना देते हैं, बिल बना देते हैं, कुछ की तरह हैं। कोविड काल में बिहार और यूपी वालों को अफवाह फैला के, धमका के, डरा के, जो इनके राघव चड्ढा जी हैं वो भगा देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, परेशान करते हैं ताकि दिल्ली से चले जाएं तो उनको राशन ना देना पड़े, उनको खर्चा ना देना पड़े, उनको सपोर्ट ना करना पड़े। आज जब चुनाव हो रहा है, पहले कह रहे थे कि पूर्वांचल पे वोट काट रहे हैं, अब जब हार के मायने पे हैं, हार रहे हैं, हार इनको महसूस हो रही है, हार के डर से अब कह रहे हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की वोट ऐड करवाई जा रही है।
क्या उत्तर प्रदेश भारत में नहीं है? क्या बिहार भारत में नहीं है? क्या बिहार वाले उत्तर प्रदेश वाले दिल्ली में आके काम नहीं करते, टैक्स नहीं देते, कंट्रीब्यूशन नहीं करते? क्या उनका योगदान नहीं है? और केजरीवाल जी आप बताएं, आप हरियाणा में जब आप जो है अधिकतर समय थे, आज आप सत्ता में हैं, तो फिर आपको क्या अधिकार है? ठीक है खेमचंद शर्मा, किस मुंह से आप कह दिया बिहार वालों को अधिकार नहीं है? ठीक है चिराग के सम्मान के लिए कर रहे हैं, ना कि राजनीति के लिए। ठीक है चिराग, अब दिल्ली के चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश की एंट्री हो गई, जेडीयू भी आ गई, चिराग पासवान भी आ गए, है ना, सब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, इधर योगी आदित्यनाथ भी आ गए, उत्तर प्रदेश और बिहार की एंट्री हो गई। उम्मीद की थी कि बीजेपी ऐसे लपक लेगी ये मुद्दा और आप घिर जाएंगे चारों तरफ से। 25% वोटर है पूर्वांचल का बिहार दिल्ली के अंदर, जो डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। अजय जी आपको नमस्कार और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं अपनी डिबेट स्टार्ट करने से पहले एक ये विजय गोयल जी का बयान दिखाना चाहता हूं, जिन्होंने बोला स्टॉप बिहार एंड यूपी माइग्रेंट्स टू एंटर दिल्ली। और ये संसद में दिया गया बयान है, दिल्ली का बजट था 2014 की बात है, जहां पर उन्होंने बोला कि ये लोग यूपी बिहार से आते हैं, दिल्ली की झुग्गियों में रहते हैं और दिल्ली पे कर्ज बढ़ाते हैं। क्या आज भाजपा के जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं अपनी पार्टी से विजय गोयल जी को सस्पेंड करेंगे? क्या आज उन पर एक्शन लेने की बात कहेंगे कि इन्होंने निंदा करेंगे कि इस बात की कि किस तरह की बात इन्होंने करी? जेपी नड्डा जी ने जिस तरीके से पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्याई बांग्लादेशी बोला था, क्या उसके लिए आज खेमचंद शर्मा जी माफी मांगेंगे? देखिए आज सवाल ये नहीं है कि किसने क्या बोला, आज सवाल ये है कि इनके पास मुद्दे नहीं है। आज सवाल ये है कि पूर्वांचली भाइयों के लिए, बहनों के लिए जितना अरविंद केजरीवाल जी ने किया है उतना कोई और सरकार नहीं कर सकती थी। जितनी कच्ची कॉलोनियां, 90% कॉलोनियों में पानी देने का काम पाइप से पूरी वाटर लाइन के साथ वो अरविंद केजरीवाल ने दिया। उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, ये काम करने का काम जो है अरविंद केजरीवाल जी ने किया। दिल्ली में आज से 10 साल पहले छठ कितना मनता था सब लोग जानते हैं। पिछले 10 साल में छठ को एक महापर्व बनाना दिल्ली में किसने ये कार्य किया? अरविंद केजरीवाल जी ने। आज दिल्ली में 1000 से ज्यादा घाट बनती है, जब छठ पूजा आती है उस पर भी भाजपा, आप गूगल कर लीजिएगा, भाजपा के लोग आकर छठ घाट तुड़वाना चाहते हैं। आज इनके पास काम नहीं है, आज इनके पास कुछ बताने को नहीं है। आज बड़ा सवाल यह है कि इनके अरविंद केजरीवाल के सामने कौन, वो गालीबाज रमेश बिधूड़ी जी या वो पैसे बांटते प्रवेश वर्मा जी? कौन है अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो मुख्यमंत्री का चेहरा है? कोई नहीं। हमने काम किया, हमारी आधी सरकार थी, आपकी आधी सरकार थी, हमने अच्छे स्कूल बनाए, हमने अच्छे अस्पताल बनाए। देखिए आप सरकार में है, आप चिराग आपकी पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, आपको तो काम करना ही है, आपको तो रिपोर्ट कार्ड देना ही है, अपना बताना है कि साहब हमने ये किया 10 साल में, तभी तो वोट मिलेंगे आपको। और जो आपके विपक्ष में है वो आपकी आलोचना करेंगे और सही लकीर खींचेंगे, तभी तो उनको वोट मिलेंगे। 10 सेकंड हाँ अजय जी 10 सेकंड। हम दोनों की आधी आधी सरकार थी, इसमें लैंड जो है, पुलिस जो है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट था। हमने अपना काम किया, आपको जो काम दिया गया था क्या वो हुआ? आज 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जाती है कि नहीं मांगी जाती? रेप होते हैं कि नहीं होते हैं? मां बहनों के साथ बदतमीजी होती है कि नहीं होती है? सच्चाई बताया ना। अगर आपने ये काम किया था, आप आके बताते कि दिल्ली जो है सबसे सेफ शहर है, हम बता रहे हैं, या कोई रंगदारी नहीं मांगी जाती, या कोई गैंग नहीं चलते, या 11 गैंग जो है दिल्ली को ऑपरेट नहीं करते, हम अपने का आपका रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। आप जितने होर्डिंग है दिल्ली में लगे जाके देख लो, एक घोषणा हो उस पर, एक काम इन्होंने लिखा हो नहीं, सिर्फ अरविंद जी को गाली देना, अरविंद जी को अभद्र भाषा में कुछ बोलना, आतिशी जी के पेरेंट्स को कुछ अभद्र बोलना, सिर्फ और सिर्फ यही इनका एजेंडा रह गया है। अब देखिए ना, कोई तो काम होता। 50% आपकी सरकार थी, आप कुछ तो बात करें कि हमने लॉ एंड ऑर्डर पे ये किया, हमने इतने चोर रखे, हमने इतने पुलिस भर्ती करी, कुछ तो बताते। कुछ भी नहीं। ठीक है चिराग, ठीक है। संजीव, जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 लोगों की सत्ता थी, भारतीय जनता पार्टी की और आम आदमी पार्टी की, आधी आधी सरकार है ना, आप सहमत हैं से? ये आधी आधी सरकार थी क्या, या फिर अपनी जिम्मेदारी से भागने का एक तरीका ढूंढ लिया आम आदमी पार्टी ने? देखिए 2014 के अंदर आम आदमी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ने सपने बेचने का काम किया, दोनों ने सपने के सौदागर बनने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत बड़े बड़े वादे करे दिल्ली की जनता के साथ, और भारतीय जनता पार्टी ने भी
बहुत बड़े बड़े वादे किए, बट जब काम करने की बात आई तो दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर प्रत्यारोप करने की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया। मैं बात देना चाहूंगा खेमचंद शर्मा जी की बात का जवाब भी देना चाहूंगा और चिराग सेठी जी की बात का भी जवाब देना चाहूंगा। खेमचंद शर्मा जी ने बात करी कि हमने पूर्वांचलियों भाई बहनों के लिए बहुत काम किए। नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है दिल्ली के अंदर, जो लोकसभा की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पे सबसे ज्यादा पूर्वांचली वोटरों का दबदबा है। इनके वहां से सांसद है मनोज तिवारी जी, जो कि तीसरी बार के सांसद हैं। वहां पे 10 विधानसभाएं हैं, जिसमें से एक विधानसभा जो है वो बुराड़ी विधानसभा भी है, जहां पे आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। अब मनोज तिवारी जी की एक रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की है, मेरी अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार की खुद की रिपोर्ट है कि उन्होंने एमपी एमएलए फंड का कितना इस्तेमाल किया। 2014 से लेकर के 2017 तक की एक रिपोर्ट कहती है कि 20 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ, जिसमें से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए ही खर्च किया गया। तो आपने क्या किया, आप ये बताइए। शादरा अगर आप चले जाएंगे तो आप देखिए किस तरीके से नालियां भरी हुई हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, लोग परेशान हैं। जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। आपके एमपी साहब ने क्या किया, मनोज तिवारी जी ने क्या किया। अब बात करते हैं बुराड़ी विधानसभा की, जहां पे बहुल्य हमारे पूर्वांचली भाई बहन रहते हैं। अगर आप कभी बुराड़ी के अंदर जाएंगे तो छोटी छोटी गलियों के अंदर जो नालियां वो भर जाती हैं, आप जाकर के देखेंगे पानी भरा होता है, लोग ईंटें रख करके वहां से चलना शुरू होते हैं। और स्वाति मालीवाल जी ने खुद इनकी पार्टी की पोल खोली थी, इन्हीं की पार्टी से राज्यसभा सांसद है, उन्होंने वीडियो क्लिप डाला था कि किस तरीके से बदहाली के अंदर लोग रहते हैं। तो दोनों पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करने के अलावा कोई काम नहीं किया। संजीव ये बात करते हैं, फिर तो संजीव भारतीय जनता पार्टी सही प्रदर्शन कर रही है, जो ये विरोध कर रही है सही कर रही है। फिर तो आप जो कमियां गिना रहे हो उसके ब्याह पे तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध सही है, आप दोनों सही कर रहे हो। आप भी विरोध में, ये भी विरोध में है ना। तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी को गलत भी ठहरा रहे हो और वो आप उनकी प्रदर्शन को सही भी ठहरा रहे हो। देखिए, मैं ना किसी के प्रदर्शन को सही ठहरा रहा हूं, ना किसी की बात को सही ठहरा रहा हूं। मैं दोनों पार्टियों का एक असली चेहरा जो है वो जनता के सामने रखना चाहता हूं कि सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने से कुछ नहीं होता। 2014 से दिल्ली की सातों सांसदों के सातों सांसद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। और 2014 से लेकर के अब तक दिल्ली की सत्ता में जो काबिज है वो आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है। तो आप लोगों ने किया क्या? आप कहते हैं कि लोगों को स्वच्छ पानी देने का काम हमने किया। 44% घरों के अंदर आज भी पानी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद अपने पॉडकास्ट के अंदर माना है कि मैं दिल्ली की जनता को 24 घंटे पानी उपलब्ध नहीं करा पाया, यमुना को साफ नहीं कर पाया। तो आप किस तरीके की बातें करते हैं? आपके नेता कुछ और कहते हैं, जिनकी पार्टी का फेस लेकर के आप कहते हैं कि हमारे सीएम कैंडिडेट है, वो पॉडकास्ट के अंदर कुछ और बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं यमुना को साफ नहीं कर पाया, लोगों को पानी नहीं दे पाया, डीटीसी की बसें आप एक्सपेंड नहीं कर पाए। दिल्ली की जनता ने भी वो पॉडकास्ट देखा होगा और वो तय कर लेगी कि आखिरकार इसको वोट किसको देना है। ठीक है, आप अपनी बात रख रहे हैं। खेमचंद, ये जो विजय गोयल को लेकर जो आरोप लगाया है चिराग सेठी ने, कि ऐसा कहा था उन्होंने, वो पेपर भी दिखाया, तो फिर कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ अनाप शनाप बातें हैं। मैं इनको पूछना चाहता हूं, आज केजरीवाल जी जो आपके मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, जो आपके कन्वीनर हैं, उन्होंने कैसे ये बात कह दी कि उत्तर प्रदेश और बिहार वालों की वोट बनवाई जा रही है मेरे को हरवाने के लिए, बीजेपी को जितवाने के लिए? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनको दिल्ली में रहने का अधिकार नहीं है? क्या दिल्ली में वोट बनवाने का अधिकार नहीं? अगर नहीं तो केजरीवाल को दिल्ली में सीएम बनने का अधिकार किसने दिया? चलिए, मैं आपकी सवाल का जवाब दे लेता हूं। चिराग शेट्टी, ये आप क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोट बनवा रही है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के, पूर्वांचल के लोगों का? देखिए, पहली बात, हम लड़ रहे हैं पूर्वांचली वोटों के लिए। वो लोग जो 30-30 साल से 40-40 साल से दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली को बनाने में काम कर रहे हैं, आप उनका वोट कटवाकर अपने समर्थकों को लेकर आते हैं और उनका वोट बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके खिलाफ है। अभी खेमचंद शर्मा जी ने कहा मैं अनाप शनाप बात कर रहा हूं, मेरे पास ये क्लिप है, आप बोलेंगे तो मैं आपके चैनल को भी भेज दूंगा ये क्लिप, जहां पे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होकर विजय गोयल जी ये स्पीच दे रहे हैं कि यूपी और बिहार से जब लोग आते हैं वो दिल्ली को पॉपुलेट करते हैं, दिल्ली में अपना बोझ डालते हैं। और 1982 से लेकर चल रहा है रेफरेंस वो, कि 1982 में जब एशियाड हुआ था तब लोग आए थे, तब वापस नहीं गए। घृणा की भावना जो है वो भाजपा में पहले दिन से है। नफरत करती है पूर्वांचलियों से भाजपा। आपको क्या वो जेपी नड्डा जी को अच्छा काम करके रिवर्स माइग्रेशन की है।
और आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो वो दिल्ली में देने के लिए आ रहे हैं, और दिल्ली में अगर वो यहाँ पे आके अपनी वोट बनवाते हैं तो उनका अधिकार है। आप लोगों को चिढ़ है क्योंकि बांग्लादेशियों की वोट काटी जा रही है, रोहिंग्या की वोट काटी जा रही है। आज बताइए विजय गोयल जी पे क्या कार्रवाई होगी? खेमचंद जी पहले बताइए विजय गोयल पे क्या कार्रवाई होगी, जिन्होंने बोला था यूपी और बिहार के जो लोग आते हैं। नहीं, खेमचंद शर्मा, नहीं खेमचंद शर्मा तो इसको ट्विस्ट नहीं करते हैं। खेमचंद शर्मा, आम आदमी पार्टी स्पष्ट तरीके से ये कह रही है कि आप अपने समर्थकों को यूपी बिहार से लेकर आ रहे हैं, जो दिल्ली के निवासी नहीं है उनके आप वोट बनवा रहे हैं, और जो यहाँ के पूर्वांचल के लोग हैं उनके वोट कट रहे हैं, यही कह रहे हैं चिराग शेट्टी? बिल्कुल बिल्कुल यही कह रहे हैं। तो इसमें राजनीति चैलेंज कर, हाँ केजरीवाल जी ने इतनी की बात कही है, उससे पहले प्रूफ है। और आप ये कह रहे हैं, आप अब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। आपने अपनी नफरत में ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार वाले लोग तो दिल्ली में वोट बनवा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करने वाले, आम आदमी पार्टी उनकी वजह से हारने वाली है। मैं कहता हूं हारने वाली है। उत्तर प्रदेश का नागरिक जो योगी जी के राज को देख रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रोग्रेस को देख रहा है, उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट को देख रहा है, वो दिल्ली में जब कंपेयर करता है केजरीवाल जी के धोखों को, केजरीवाल जी के कुशासन को, केजरीवाल जी की गलती को, केजरीवाल के करप्शन को, तो वो केजरीवाल को वोट नहीं देगा। वैसे ही बिहार का नागरिक, आज वहां पे सुशासन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो भी जब चिराग शेट्टी आप काउंटर कर सकते हैं, चिराग शेट्टी आप काउंटर कर सकते हैं, ये काउंटर कर सकते हैं, काउंटर पे चलेंगे आप, जहां आपको जहां काउंटर करना काउंटर कीजिए, दोनों को स्क्रीन पर लाइए। पे हर हफ्ते एक पुल गिरता है, चरम सीमा होती है, कोई तो वो बिहार में होती है, उत्तर प्रदेश में लाइट आती है। मैं इनसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, कितनी इलेक्ट्रिक बसेज है गाजियाबाद में, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में कितनी बसेज है? क्यों नहीं है? क्योंकि 24 घंटे बिजली नहीं आती है वहां पर। कितने बच्चे, कितने स्कूल आपने अच्छे किए वहां पर? जीरो। आज मैं आपको बता रहा हूं, हमारे दिल्ली के स्कूल है, और ये मैं डेटा बोलता हूं, मैं हवा में बात नहीं करता, 10 में से टॉप 3 स्कूल जो है वो दिल्ली के आते हैं, 20 में से टॉप 7 जो है वो दिल्ली के आते हैं, यूपी का स्कूल नहीं आता। के पास अगर है डेटा तो दिखाएं। आपको लेके चलता हूं चिराग, आपको लेके चलता हूं, 80% कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बच्चों को सरकारी स्कूल, बच्चों को। चलिए ठीक है, आप दोनों की बात आ गई, आप दोनों की बात दिल्ली, आप दोनों की बात दिल्ली ने सुन ली, आप दोनों की बात दिल्ली ने सुन ली। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चिराग शेट्टी, ठीक है ठीक है चिराग शेट्टी, पांचरियों के नाम पे चिराग शेट्टी, ठीक है बिल्कुल चिराग शेट्टी, ठीक है भारतीय झूठा पार्टी है इस पार्टी का नाम। चिराग शेट्टी, ठीक है आगे। खेमचंद शर्मा आ गई आपकी बात, खेमचंद शर्मा आपकी बात आ गई, आ गई ना, आ गई भाई आ गई। संजीव, ये जो 25% वोटर है दिल्ली में पूर्वांचल समाज का, है ना, उत्तर जो सब कुछ हो रहा है, तो क्या यही डिसाइडिंग फैक्टर है? और इसके ऊपर आपकी भी नहीं है, आपने कह दिया छठ महाकुंभ की तरह छठ का आयोजन भी हम करेंगे। तो ये जो एक वोटर है ये पूर्वांचल समाज का, इसको लेकर इतनी लड़ाई, इतना सब कुछ, कि सब कुछ कहने के सुनने के लिए तैयार है आप लोग? देखिए 2014 से पहले क्या होता था, अजय जी आपने भी देखा होगा, जब छठ का पर्व आता था तो जो छठ है वो यमुना नदी के किनारे में मनाई जाती थी। जब से 2014 से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो यमुना को तो ये साफ नहीं कर पाए, तो अब इन्होंने क्या करना शुरू करा है, गलियों में जो खाली प्लॉट होते हैं वहीं पे ये पानी भरवा देते हैं। तो मतलब इन्होंने छठ के पर्व को किस तरह से ला करके खड़ा कर दिया है। जो लोग पहले यमुना नदी के किनारे जाते थे, यमुना नदी के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे, छठी मैया से प्रार्थना किया करते थे, आज वो अपने घरों पे, अपनी छतों पे ये पर्व मनाने के लिए मजबूर हो गए इस आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद। और ये बात करते हैं कि इन्होंने पूर्वांचली समाज के लिए किया, या भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इन्होंने पूर्वांचली समाज के लिए किया, तो उसके सबसे सटीक उदाहरण नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहां पे मनोज तिवारी जी एमपी हैं, और बुराड़ी असेंबली है, बुराड़ी विधानसभा है, जहां पे इनके साथ जो संजीव जी इनके जो हैं, यानी आपका जो चुनावी मंत्र है, आपका जो चुनावी मंत्र है वो छठ का आयोजन है,
कि जो आम आदमी पार्टी नहीं करवा सकी, यमुना की सफाई नहीं करवा सकी, देखिए, तो छठ का आयोजन करवाने के लिए आप जो है नहीं अजय जी, हमारा महामंत्र नहीं, हमने करके दिखाया। जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी 2014 तक, तो हमने करके दिखाया। और ये बात करते हैं कि इन्होंने 24 घंटे बिजली दी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा चिराग जी, आपकी ही दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, जिसमें आप लोग खुद कहते हैं 2011-12 के अंदर दिल्ली 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हर घर के अंदर हो चुकी थी। तो जनता को मूर्ख मत बनाइए टीवी चैनलों पर बैठ करके। आपकी ही पार्टी के द्वारा पब्लिश किया गया इकोनॉमिक सर्वे है 2022-23 का, जो ये कहता है कि 2014 से पहले, आपकी सरकार आने से पहले ही दिल्ली के 100% घरों के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ करता था। तो टीवी चैनलों पर बैठ करके झूठ मत फैलाइए कि दूसरों के काम का भी क्रेडिट आप खुद ही लेना चाहते हैं। शीला दीक्षित जी 2014 से पहले ही ये काम करके जा चुकी है, तो शीला दीक्षित जी के कामों की सराहना या उनका क्रेडिट लेने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है दिल्ली सरकार का, उसको पढ़ के आए कीजिए। चलिए ठीक है। चिराग शेट्टी, आप तैयारी के साथ नहीं आते हैं, वही कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, आप बरगला रहे हैं नेशनल चैनल पर बैठकर। अजय जी, कांग्रेस पार्टी का तो मैं क्या बोलूं, इनके नेताओं को रमेश बिदूड़ी जी गाली देते हैं, संदीप दीक्षित जी कोई एफआईआर नहीं कराते। नहीं, आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर? मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता को थोड़ा पढ़कर, थोड़ा सुनकर बोलना चाहिए था। 2014 से पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। क्या आज आपको 8 घंटे का पावर कट दिल्ली में कहीं देखने को मिलता है? 2014 से पहले दिल्ली में अगर आप किसी सरकारी स्कूल में जाते थे, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूं, पढ़ा हूं, यही स्कूलों में पढ़ा हूं, 3 टप्पड़ की छतें होती थी, वहां जाकर आप पढ़ नहीं सकते थे, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते थे। आज आपको दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आधुनिक लैब्स बनाई गई है, एआई बच्चा सीखता है। अभी दिल्ली में 40 बच्चे गए हैं फ्रेंच सीखने के लिए। क्या ये पहले कभी होता था? हमारे जो संजीव जी हैं शायद थोड़ा उस जमाने से बाहर नहीं निकल पाए हैं। सिर्फ एक गूगल कर लेंगे कि 2014 से पहले पावर कट का क्या रहता था हिसाब किताब, तो इन्हें पता चल जाएगा कि कभी कहीं ट्रांसफार्मर फूकता था, कभी कहीं ट्रांसफार्मर फूकता था, और पूरी पूरी रात लाइट नहीं आती थी। आज दिल्ली में 17 लाख घर ऐसे हैं जहां पर बिजली का बिल जो है वो जीरो आता है, जीरो। आज नीति आयोग जो सरकारी एजेंसी बोलती है दिल्ली के स्कूल जो है वो टॉप पर आते हैं, टॉप पर। इनके पास भी सरकार है कर्नाटका में, इनके पास भी सरकार है हिमाचल में, कांग्रेस के पास। कर दे वहां पर बिजली, दे दे वहां पर 200 यूनिट फ्री। इन्होंने कर्नाटका में अगर महिलाओं का बस सफर फ्री किया है तो पुरुषों के बस सफर में किराया बढ़ा दिया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आज ये बोल दे यहां पर, और आपकी टीम फैक्ट चेक कर लेगी, किराया वहां 1.5 गुना बढ़ा दिया है, और पैसा उनसे ही लेके उन्हीं को दे रहे हैं। क्या अरविंद जी ने बसों का किराया बढ़ाया? नहीं। क्या अरविंद जी ने बिजली का बिल बढ़ाया? नहीं। 200 यूनिट तक सबके लिए फ्री, 400 यूनिट तक 50% ऑफ, ये सबको दिया बिना किसी भेदभाव के, दिल्ली की सारी जनता को दिया। 17 लाख परिवारों का बिल जब जीरो आता है तो दिल्ली में महंगाई दर सबसे कम होती है पूरे देश में। आप कर सकते हो, करके दिखाओ ना कर्नाटक में, करके दिखाओ हिमाचल प्रदेश में। संदीप दीक्षित जी को बोलो एक एफआईआर करे तो प्रवेश वर्मा जी पर भी, एक एफआईआर करे रमेश बिदूड़ी जी पर भी, वहां आप चुप हो जाते हैं, क्योंकि आज आप भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी को हराना है, अरविंद जी को उल्टा सीधा बोलना है। चुनाव हमने भी लड़ा था हरियाणा में, एक शब्द नहीं किसी ने गलत बोला आपके किसी बड़े नेता के खिलाफ। गठबंधन धर्म निभाया था, तभी आज इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टीज है सबकी सब आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करिए। एक पार्टी नहीं है इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस के साथ हो, एक पार्टी नहीं है। ये कहते हैं अपने आप को नेशनल पार्टी, बता दे कौन सी पार्टी उनको सपोर्ट करनी है। ठीक है संजीव, आप काउंटर कर सकते हैं। हाँ, मैं वही इनकी बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहले इन्होंने बोला कि दिल्ली के सभी घरों को बिजली मिल गई। अब ये कहते हैं कि जी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, ये लगता था, वो लगता था। तो आप कभी जाइए ना साहब, बुराड़ी जाइए, बुराड़ी से आगे जाइए, शादरा जाइए, वहां पे क्या हाल होता है वहां जाकर के देखिए ना। तो टीवी चैनलों पर बैठ करके झूठ की राजनीति करना बंद कीजिए। इन्होंने बोला कि जी हमारे स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में ये हो रहा है, अरे आपके सरकारी स्कूलों के अंदर अध्यापक नहीं है साहब, प्रिंसिपल नहीं है, 44% घरों के अंदर अभी भी गंदा पानी आ रहा है। ठीक है, आपकी जो सड़कें हैं जो दिल्ली सरकार के अंदर आती है, 500 किलोमीटर तक की जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं। 2015 से लेकर के अब तक आपने डीटीसी की फ्लीट में क्या ऐड किया मुझे बताइए। आप खेमचंद शर्मा जी से पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं, आप मुझे बताइए ना कि दिल्ली के अंदर आपने कितनी इलेक्ट्रिक बसेस ऐड करी है, जवाब दीजिए मुझे, बताइए कितनी इलेक्ट्रिक बसेस ऐड करी है, बताइए। 7,700 बसें हैं दिल्ली का आज सबसे बड़ा फ्लीट है बसेस का। जब आप गए थे साहब, मैं ये पूछ रहा हूं आपने कितनी बसेस ऐड करी है, ये बताइए सिर्फ। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट में आपने क्या बोला था, आप ये बताइए।
जब शीला 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट में आपने कुछ बोला था ना, 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर आपने बोला था, मैं याद कराऊंगा। चलिए ठीक है, खेमचंद शर्मा एक मिनट, ठीक है, नहीं ठीक है, ना ऐसा संजीव ऐसे नहीं। खेमचंद शर्मा, ये जिस तरीके की हाँ क्वेश्चन कर लीजिए, ये जिस तरह की मीडिया कुश्ती चल रही है, क्या दिल्ली की जनता समझ पाएगी कि कौन सही है कौन गलत है? इस तरह से तो सब आपस में दूसरी पावर लगा रहे हैं। दिल्ली की जनता मानती है कि बीजेपी सही है और बीजेपी ही आनी चाहिए। अब की बार आपदा को भगाना है, बीजेपी को लाना है, यही नारा आज गली गली में गूंज रहा है। हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि भाई आपदा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आपदा हर फील्ड में आपदा है। डीटीसी में आपदा है, रोड में आपदा है, शिक्षा में आपदा है, एजुकेशन। ठीक है, हर जगह आप चलिए, आपका जो एक चुनावी इस बार है नारा आपदा, उसको आप लेकर वोट मांग रहे हैं और एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली का वोटर कैसे लेगा इस आपदा के नारे को, ये तो खैर 8 फरवरी के रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा। संजीव और चिराग सेठी, क्या दिल्ली का चुनाव एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से ही सिद्ध होगा या इसके लिए कुछ सॉलिड भी है आप लोगों के पास में? आम आदमी पार्टी तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है, तो हमने ये किया। आप शीला दीक्षित मॉडल के बिहाफ पे जा रहे हैं कि हमने ऐसी दिल्ली दी थी आम आदमी पार्टी को, लेकिन दोनों से एक सवाल है, आज दोनों से एक ही तरह का सवाल है। कांग्रेस पार्टी इसलिए सत्ता से बाहर चली गई थी क्योंकि उसके पास में जो है उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और यह दिल्ली की जनता का मिजाज है कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उसको वो सत्ता से बेदखल कर देती है। इस बार 2020 से लेकर 25 के बीच में आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझती रही और उनके नेता, बड़े नेता जेल जाते रहे और वहां से बाहर जमानत पर भी आ गए। यानी कि इस बार आम आदमी पार्टी के ऊपर भी जो है भ्रष्टाचार के आरोप है। तो ऐसे में बहुत कठिन है चिराग सेठी आप लोगों के लिए दिल्ली की जनता को कन्विंस कर पाना और ये समझा पाना, और ये अग्नि परीक्षा भी है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था ना, अगर यदि मैं कट्टर ईमानदार हूं, अच्छा हूं, तो तभी इस कुर्सी पे दोबारा बैठूंगा, तब तक आतिशी मुख्यमंत्री दिल्ली की रहेंगी। ऐसे में दिल्ली की जनता को कैसे कन्विंस कर पाएंगे? क्या रेवड़ियों के आधार पर या फिर दूसरे मुद्दों पर? अजी जी, पहली बात तो अगर हम दिल्ली में कोई घपला हुआ होता तो शायद ये सिचुएशन आती नहीं। आपने सुना होगा कि आप शरद चंद्र रेड्डी, जिनको ईडी ने उठाया था, उन्होंने भाजपा में चंदा दिया कुछ 50-60 करोड़ रुपए और उनको छोड़ गए, उनको बेल मिल गई थी। आज अरविंद जी ने आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री मोदी जी को बोला है कि हम झुकेंगे नहीं, हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहेंगे। तभी आज ईडी, सीबीआई सब छूट दिया। 2 साल आपने रेड मारे, आपने कई सौ लोगों को अरेस्ट कर लिया, कितने फोन आपने ले लिए, लैपटॉप ले लिए, सब कुछ ले लिया, पर आप चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाए। क्या दिल्ली की जनता को समझ में नहीं आता कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री बोलते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला और अगले दिन उनको गले लगाकर फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और जैसे ही उनके सरकार में शामिल होते हैं उनके सारे केस बंद हो जाते हैं। छगन भुजबल जी के केस में आप देखते हैं कि ईडी आकर कोर्ट में ये बोलती है, उनको 1.5 साल जेल में रखने के बाद कि हमारी इनसे फाइल खो गई है, उनकी 180 करोड़ की संपत्ति जो है उसे डिटैच कर देती है। क्या जनता ये नहीं देख रही है कि कौन है हेमंत बिस्व शर्मा, जिसके खिलाफ अमित शाह जी ने इतनी बड़ी बड़ी बुकलेट छपाई थी पूरे असम में और ये बोला था कि ये भ्रष्टाचारी है और आज वो इनका मुख्यमंत्री है? क्या जनता ये नहीं देख रही है कि 2 साल प्रीमियर एजेंसीज ने लगकर 1 रुपए की रिकवरी नहीं करी है? जनता सब जानती है कि आप कैसे पार्टीज को तोड़ते हैं, कैसे आप डरा धमकाकर लोगों पर फर्जी केस करते हैं, और दिल्ली की जनता इस बार पूरे मूड में इनको जवाब देने के। हम तो अपना काम लेके जा रहे हैं। आप पूरे दिल्ली में जाकर बोर्ड देख लीजिए, एक भी बोर्ड पे अगर खेमचंद शर्मा जी की पार्टी ने कहीं पर भी कोई सुझाव डाला हो, कोई अपना मैनिफेस्टो डाला हो, कोई स्कीम दिल्ली के लड़े नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद जी को गाली देनी है, आतिशी जी के पेरेंट्स को गाली देनी है, सिर्फ गाली गलौज के लिए। इसी तो हम एक सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि हमारा तो सीएम चेहरा है, पर गाली गलौज पार्टी का सीएम चेहरा कौन है?
क्या कोई सीएम चेहरा है, या जो गाली सबसे ज्यादा देगा अरविंद जी को उसको सीएम चेहरा बनाया जाएगा, जो हमें लग रहा है अभी रमेश बिदोड़ी जी है। हम ये भी सवाल पूछ रहे हैं आज कि प्रवेश वर्मा जी जो पैसे बांट रहे हैं, हम मानते हैं अगर 1 लाख लोग नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, 50,000 महिलाएं हैं और सबको आप 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हो, तो 5 करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं? और इसके ऊपर कांग्रेस भी चुप है, कांग्रेस भी कोई एफआईआर नहीं करा रही, कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही। संदीप दीक्षित वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इतने पैसे बांटे जा रहे हैं, चदरे बांटी जा रही है। चलिए संजीव बैठे, संजीव आप लोग क्यों खामोश हो? आरोप लगा की बात का मैं शिरार जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने अभी अपने वक्तव्य के अंदर ये बोला कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोला था कि जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा मैं दिल्ली का सीएम नहीं बनूंगा। तो क्या मैं चिराग जी से यही पूछना चाहता हूं कि वो आरोप मुक्त हो गए हैं या बेल पर हैं? तो थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए और दिल्ली की जनता को भी स्पष्ट कर दीजिए, वो बेल पर हैं, आरोप मुक्त नहीं हुए। तो अगर वो कह रहे थे कि मैं जब तक आरोप मुक्त नहीं हो जाता दिल्ली का सीएम नहीं बनूंगा, तो दिल्ली का सीएम बनने की बात आप क्यों कर रहे हैं? तो ये दोहरे मापदंड नहीं करने चाहिए। जब 2014 के अंदर आप आए थे तो आप कहते थे कि हम जन लोकपाल बिल लेकर के आएंगे। जन लोकपाल बिल को लेकर के आपने एक पूरा आंदोलन किया था ना अन्ना हजारे जी के साथ। आपने कहा था कि जन लोकपाल देश के अंदर होना चाहिए। तो दिल्ली के अंदर जन लोकपाल बिल कब आएगा? अब तो आप जन लोकपाल बिल की बात ही नहीं करते, स्वराज बिल की बात करते थे आप लोग, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात करते थे। अब वो सारे के सारे जो आप मुद्दे लेकर के आए थे जिससे आपने दिल्ली की भोली भाली जनता को बहलाने फुसलाने का काम किया, अब वो मुद्दे कहां है? मैं वो जानना चाहता हूं कि वो स्वराज बिल कहां है और दिल्ली के अंदर जो आप लोकपाल बिल की बात करते थे वो लोकपाल बिल कहां गायब हो गया आपकी लिस्ट से? 2024 के अंदर आपके मैनिफेस्टो के अंदर था, 14 के अंदर, 19 में भी था शायद। अब वो जन लोकपाल बिल गया कहां? मैं वो जानना चाहता हूं। आपने 2014 से लेकर के अब तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने आपको गाली दी, आपने भारतीय जनता पार्टी को गाली दी और आपने ये दिल्ली की जनता को ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमें काम नहीं करने दे रही है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि दिल्ली की सरकार काम नहीं कर रही है। तो आप दोनों की लड़ाई के अंदर जो दिल्ली की भोली भाली जनता है वो क्यों पिसे? अगर आपसे काम नहीं होता आप कुर्सी छोड़ दो। और जब आप दिल्ली की जनता को वादा करते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कहते हो कि जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा मैं दिल्ली की सत्ता पे नहीं बैठूंगा, और आप अपने ही सीएम को कह देते हो कि ये टेम्परेरी सीएम है, तो आप अपने जो आपकी जो महिला साथी हैं उनका आप कितना सम्मान कर रहे हो? आप मुझे बताइए ना। तो आपकी पार्टी में और रमेश बिदूड़ी जी में फर्क क्या रह गया? आप दोनों सेम हो, आप क्या सम्मान कर रहे हो? अगर रमेश बिदूड़ी जी ने प्रियंका जी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी और आपने अगर आतिशी जी को ये बोला, जो कि विधायक दल का चुना हुआ नेता है, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली की, और आप बोलते हो कि जी वो तो टेम्परेरी व्यवस्था, आप उनको टेम्परेरी मुख्यमंत्री मानते हो, तो आप बताइए ना आप कहां तक ठीक है? जी चिराग सेठी, आप कहां तक ठीक है? यानी कि अब फिर भी मैं आपको दोनों को वापस लेकर आ रहा हूं पूर्वांचल। अब इस पूर्वांचल वाले वोटर्स को साधने के लिए जी 10 सेकंड पूरे वक्तव्य में आपने सुना होगा कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक शब्द नहीं बोला संदीप दीक्षित ने एफआईआर क्यों नहीं कराया, प्रवेश वर्मा के आप ऐसे कैसे चल रहे हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला भाजपा के लिए कि ये गलत कर रहे हैं। इनकी सबसे बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ उन्होंने बोला था, कितने भद्दी टिप्पणी करी थी, और कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म नहीं आई कि कम से कम क्रिटिसाइज ही करते नेशनल चैनल पर बैठकर कि हमारे नेता के खिलाफ इन्होंने इतनी गंदी टिप्पणी कैसे कर दी। पर आज भाजपा के खिलाफ कांग्रेस की दिक्कत ये आप सुनते नहीं है। मैंने ये बोला कि रमेश बिदूड़ी जी ने जो बात बोली, इतनी अपमानजनक बात बोली, तो आप उनकी बातें क्यों दोहरा रहे हैं? अगर उन्होंने गलत बोला है, अगर उनकी पार्टी के नेताओं को शर्म नहीं है, उनको शर्म नहीं है, तो आप तो शर्म कीजिए। आपने आतिशी जी के खिलाफ क्या बोला था? वो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, आपने तो बोलना चाहिए ना। संदीप जी आपने एफआईआर कराई कि नहीं? संदीप जी आपने एफआईआर कराई? जो भी कानूनी प्रक्रिया कार्यवाही होगी कांग्रेस पार्टी उसको करेगी, उसके लिए आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा तो वो सारी की सारी चीजें की जाएंगी, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने कोई एफआईआर नहीं कराई, मैं बताता हूँ क्यों नहीं कराई, क्योंकि आप बी टीम बन के काम कर रहे हो आज बीजेपी की। आप मुझे लगता है वकील है, कौन होता है वो दिल्ली की जनता को भी दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। चिराग सेठी और संजीव करनाथ कौन किसकी बी टीम है, कौन क्या कर रहा है, लेकिन फिलहाल मुद्दा से दिख रही है। आप दोनों दोनों से ही काम नहीं हो रहा, दिल्ली की जनता को छोड़ दो साहब, संजीव दिल्ली की सीएम की कुर्सी छोड़ दो और एमपी की कुर्सी के साथों को खाली कर दो। संजीव ठीक है, मैं आप पूरा जो चुनाव है वो पूर्वांचल समाज पर आ गया है। 25% वोटर है और कम से कम 20 सीटों पर प्रभाव डालता है ये 25% वोटर।
जो पूर्वांचलियों का है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी आमने सामने है। और तीसरा जो एंगल है वो कांग्रेस का है, जिसने कहा है कि छठ का आयोजन महाकुंभ के तरह ही हम भव्य करेंगे दिल्ली में यदि हम जीत कर आते हैं। तो चिराग सेठी, आपका फाइनल कमेंट मैं इस पर चाहता हूं, कैसे आप समझा पाएंगे पूर्वांचलियों को कि आप ही उनके सही है, आप ही उनके रहनुमा है, आपका स्टैंड सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसको उत्तर प्रदेश और बिहार के मान सम्मान से जोड़ के देख लिया है। जैसे मैंने बताया शुरू में आपको, जेडीयू की भी एंट्री हो गई इसके अंदर, चिराग पासवान भी आ गए और योगी आदित्यनाथ का भी इसके अंदर बयान आ गया। अब ऐसे में आपके लिए ये तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई, कैसे साध पाएंगे, कैसे समझा पाएंगे कि नहीं नहीं हमारा कहने का मतलब ये था और ये इस तरह से लिया। राजनीति तो हो रही है और राजनीति में तो सब कुछ जायज है, जंग और मोहब्बत में सब जायज है, ऐसे ही राजनीति में सब कुछ जायज है, क्योंकि चुनाव जीतना है और सियासत सिर्फ चुनाव जीतना जानती है। तो आप कैसे जीतने जा रहे हैं? अजय जी, सबसे पहले तो ये इनके जो नेताओं के बयान आते हैं ना, वही दिखाते हैं कितनी नफरत करते हैं पूर्वांचली भाइयों से। चाहे वो विजय गोयल जी हो, चाहे वो जेपी नड्डा जी का बयान हो संसद के अंदर कि ये जो लोग हैं पूर्वांचली हैं, रोहिंग्या है, हम तो वोट काटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इनकी सोच बताता है। अरविंद जी ने जितने काम पूर्वांचली भाई बहनों के लिए किए हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देखा है कि 2014 से पहले कैसे नर्क की जिंदगी जीते थे, ना पानी होता था, ना बिजली आती थी। आज उनके घर तक पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। महिलाएं जो है जब घर से बाहर जाती हैं तो फ्री बस में सफर करती हैं और दूर अगर अच्छे कोई नौकरी मिलती है तो बेझिझक होकर जा सकती हैं। 4 लाख सीसीटीवी कैमरा सिर्फ पॉश एरियाज में नहीं लगे, वो पूर्वांचली कॉलोनी भी लगे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो आपके पास सीसीटीवी है, आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। 3 लाख स्ट्रीट लाइट हैं जो दिल्ली में लगी हैं, सिर्फ बड़े एरियाज में नहीं, पूर्वांचली एरियाज में भी लगी हैं। हम 2100 रुपए जब दे रहे हैं तो सबको दे रहे हैं, संजीवनी योजना दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। तो पूर्वांचली भाई जानते हैं कि छठ जो 2014 से पहले जब जाते थे तो छठ की घाट नहीं मिलती थी, कितने कितने किलोमीटर जाना पड़ता था। आज आपके घर के पास वाले पार्क में बड़े ही सम्मान के साथ छठ घाट बनती है। सारी बहनें वहां पर आकर, माएं वहां पर आकर सूर्य को अर्घ देती है, सुबह हो चाहे शाम हो, और सारी व्यवस्था दिल्ली सरकार करती है। 1 रुपया किसी आरडब्ल्यूए से नहीं लेती, 1 रुपया किसी श्रद्धालु से नहीं लेती, सारा का सारा पैसा दिल्ली सरकार खर्च करती है। तो ये प्यार हमने पूर्वांचली भाइयों को पहले भी दिखाया है और वो जानते हैं हमने क्या काम करा है। ठीक है, आज जो आपने ठीक है, देखा होगा। ठीक है संजीव, समय का अब चिराग समय का। संजीव, आपका लास्ट कमेंट छठ के ऊपर ही, क्योंकि आपने छठ के ऊपर कहा है और ये पार्कों की बात कर रहे हैं और आप किसकी बात कर रहे हैं छठ के ऊपर? 2014 से पहले छठ किस तरीके से मनाया जाता था अजय जी, वो हम भी जानते हैं और जितने भी पूर्वांचली भाई बहन हैं जो चैनल के माध्यम से हम सब लोगों को देख रहे हैं उनको भी पता है कि 2014 से पहले कितने ही हर्षोल्लास से यमुना नदी के किनारे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता था और छठी मैया से भविष्य की मंगल कामना की जाती थी। और सारे लोग कितने सौहार्द से ये त्योहार मनाया करते थे एक जगह पे एकत्रित होकर के। और आज क्या मजबूरी आ गई है कि यमुना के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, यमुना को आपने गंदे नाले में तब्दील कर दिया है। और आपकी पार्टी के नेता जिनको आप अपना सीएम फेस कहते हैं, वो पॉडकास्ट के अंदर कहते हैं कि जी मुझे यमुना के नाम पे वोट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यमुना में जो वादा मैंने किया था दिल्ली की जनता से 2014-2019 के मैनिफेस्टो में, मैं वो दिल्ली की जनता से वो वादा पूरा नहीं कर पाया। और अब ये बातें करते हैं कि जी और ये बातें करते हैं कि जी हमने भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। तो ये दोनों के दोनों ए और बी टीम है। भारतीय जनता पार्टी को ए कह लो, या इनको बी कह लो, या इनको बी कह लो, या इनको ए कह लो। तो इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने की राजनीति के अलावा 2014 से लेकर के 2024 तक कोई कार्य नहीं। आप जो कहना चाह रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी जीत कर आएगी तो दोबारा फिर से वैसे ही आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे और दिल्ली का विकास नहीं हो पाएगा, दिल्ली उस तरीके से नहीं चल पाएगी जैसे कि चलनी चाहिए। वो तो अजय जी हम लोगों ने डिबेट में ही देख लिया कि तकरीबन 45 मिनट हो गए डिबेट को होते हुए। 45 मिनट से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने की राजनीति कर रहे हैं। 45 मिनट से इन्होंने दिल्ली की जनता की भलाई के लिए कोई बात नहीं करी। ना तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा जी ने करी, ना ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता चिराग सेठी जी ने दिल्ली की भविष्य के लिए या बेहतरी के लिए कि ये क्या करेंगे, इन्होंने कोई बात नहीं करी। इन्होंने बताया रेडियो दे रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं का उल्लेख किया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
तो दिल्ली के चुनाव में पूर्वांचलियों की एंट्री हो चुकी है और पूर्वांचल का वोटर डिसाइड करेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 25% वोटर है दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज का और लगभग 20 सीटों पर प्रभाव डालता है। ऐसे में पूर्वांचल समाज का वोटर किस तरफ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा या फिर आम आदमी पार्टी के साथ ही इंटैक्ट रहेगा, या फिर तीसरा एंगल कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी की तरफ चला जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बात कर रही है, शीला दीक्षित मॉडल का जिक्र कर रही है और वो कह रही है यमुना साफ नहीं हुई और 2014 से पहले यमुना के घाट पर ही छठ का आयोजन होता था, और जिसके लिए दलील दे रही है आम आदमी पार्टी, हमने पार्कों में व्यवस्था की है, साथ ही साथ हमने अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल दिए हैं और फ्री राइड दी है पूर्वांचलियों के लिए। आखिरकार किन मुद्दों पर दिल्ली का वोटर वोट करेगा और दिल्ली का वोटर अरविंद केजरीवाल की बातों को या वायदों को और उनकी उपलब्धियों को किस तरीके से लेता है, यह 8 फरवरी को पता चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री।